जय भीम साथियों, मैं गुड्डू राव और आप देख रहे हैं भीम राव ऑफिशियल। और हम हाजिर हैं कास्ट इन इंडिया के दूसरे भाग में। पहले भाग में हमने आपको बताया था कि अंतर्विवाह ही जाति का विलक्षण चरित्र है, और यदि हम यह सिद्ध कर सके कि अंतर्विवाह पद्धति को कैसे कायम रखा जा सकता है, तो हम व्यवहारतः यह सिद्ध कर सकेंगे कि जाति की उत्पत्ति और रचना का कैसा स्वरूप है। और अब आगे बाबा सब लिखते हैं, इस बात पर बल देना आवश्यक न समझा जाए कि दुनिया के सभ्य समाज में अतीत के इतने अवशेष उपलब्ध नहीं हैं जितने कि भारतीय समाज में। इसका धर्म मुख्यतः आदिमकालीन है और लंबा समय गुजर जाने और सभ्यता के विकास के बाद भी इसके कबीलाई नियम आज भी आदिमकालीन उत्साह से अपनाए जाते हैं। जिस पुरातन अवशेष की ओर मैं आपका ध्यान खासतौर पर आकर्षित करना चाहूँगा, वह है बहिर्विवाह का रिवाज। प्राचीन जगत में बहिर्विवाह का प्रचलन इतना सुविज्ञ तथ्य है जिस पर प्रकाश डालना अनावश्यक है। लेकिन समय गुजरने के साथ बहिर्विवाह का प्रभाव समाप्त हो गया है और निकटवर्ती रक्त संबंधियों के अलावा अन्य के साथ विवाह करने पर सामान्यतः कोई प्रतिबंध शेष नहीं रह गया। लेकिन जहाँ तक कि भारतीय समाज का प्रश्न है, उसके बहिर्विवाह संबंधी नियम आज भी शिक्षात्मक प्रतिबंध लागू करने वाले हैं। भारतीय समाज आज भी जबकि कुल समाप्त हो चुके हैं, कुल परंपरा से मोहित है और इस बहिर्विवाह के सिद्धांत पर आधारित विवाह संस्कार संबंधी विधि में सफलतापूर्वक देखा जा सकता है। इसके अनुसार जहाँ सपिंडों का विवाह वर्जित है, वहीं गोत्र विवाहों को भी भ्रष्ट समझा जाता है। अतः यह याद रखने योग्य बात है कि भारत के लिए अंतर्विवाह अनबुझी चीज़ है। भारत के विविध गोत्रों में विवाह का प्रचलन रहा है और ऐसी ही स्थिति टोटेमिक गुण या कुल चिन्ह मानने वाले संगठनों की भी रही है। यह कहना अतिरंजना नहीं है कि भारतीय लोगों के लिए बहिर्विवाह धार्मिक आस्था के समान है और इसका उल्लंघन करने का कोई भी साहस नहीं करता। जहाँ तक कि जातियों के अंदर अंतर्विवाह का रिवाज होने पर भी बहिर्विवाह का कड़ाई से पालन करना किया जाता है तथा बहिर्विवाह का उल्लंघन करने वाले को अंतर्विवाह करने वाले की अपेक्षा कहीं अधिक कड़ा दंड भुगतना पड़ता है। इससे आप सहज ही यह समझ सकेंगे कि बहिर्विवाह एक सामान्य नियम होने के कारण जहाँ जाति नहीं हो सकती, क्योंकि बहिर्विवाह का अर्थ है संलयन, एक रूपता ग्रहण करना। लेकिन हमारे यहाँ जातियाँ हैं, परिणाम स्वरूप इससे अंतिम निष्कर्ष निकलता है कि जहाँ तक भारत का संबंध है, जाति उत्पत्ति का अर्थ है अंतर्विवाह का बहिर्विवाह पर अध्यारोपण। फिर भी मूल रूप से बहिर्विवाह व्यवस्था वाले समाज में अंतर्विवाह व्यवस्था जो जाति की उत्पत्ति के समतुल होती है पर अमल करना एक गंभीर समस्या होती है। यह विचार करने पर कि बहिर्विवाह के विरुद्ध अंतर्विवाह को कायम रखने के लिए कौन से साधन अपनाए गए हैं, हम समस्या का हल खोज निकालने में सफल हो सकते हैं। इस भारतीय बहिर्विवाह का अंतर्विवाह पर अध्यारोपण का अर्थ है जाति की उत्पत्ति, लेकिन यह साधारण मामला नहीं है। अब हम ऐसे काल्पनिक ग्रुप पर विचार करेंगे जो अपने को एक जाति का रूप देने की इच्छा रखता है। ऐसे में वह अंतर्विवाह व्यवस्था वाला बनने के लिए किन साधनों का इस्तेमाल करेगा। यदि कोई ग्रुप अपने को अंतर्विवाह बनाना चाहता है तो बाहर वालों के साथ अंतर्जातीय विवाह के विरुद्ध औपचारिक आदेश की कोई उपयोगिता न होगी। विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि अंतर्विवाह पद्धति अपनाने से पूर्व आसपास बसे होने के कारण एक दूसरे के करीबी संपर्क में रहते हैं और सम्मेलन तथा मनोसात करने की प्रकृति होती है। आपस में घुल मिल जाने के फलस्वरूप सजातीय समाज बन जाता है। यदि जातीय निर्माण हेतु इस प्रकार के रुझान का कड़ा विरोध करना हो तो यह नितांत आवश्यक है कि ऐसा वृत्त खींच दिया जाए जिसकी परिधि के बाहर के लोगों के साथ विवाह न किया जाए। इस पर भी वृत्त के बाहर विवाह प्रतिबंधित किए जाने पर भी एक आंतरिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी जिसका समाधान सरल नहीं हो सकता। सामान्य रूप से किसी साधारण ग्रुप में मर्दों और औरतों की संख्या प्राय समान होती है और समान आय के व्यक्ति में भी ऐसी ही समानता होती है। वास्तविक समाज में ऐसी समानता पुरुष कभी नहीं उपलब्ध होती है। इसके साथ ही जो ग्रुप अपने को एक जाति में बदलना चाहता है और उसमें मर्दों और औरतों की संख्या समान होना एक लक्ष्य बन सकता है, क्योंकि इसके अभाव में अंतर्विवाह पद्धति को जीवित भी नहीं रह सकती।
अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि अंतर विवाह पद्धति को सुरक्षित रखने के लिए वृत्त के अंदर दाम्पत्य मूलक अधिकारों की व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा लोगों को वृत्त के बाहर चले जाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। तब वे मनचाहा तरीका अपनाएंगे और दाम्पत्य अधिकारों के अंदर ही व्यवस्था करने हेतु यह नितांत आवश्यक है कि ग्रुप जाति स्वरूप ग्रहण करना चाहता है, इसमें विवाह योग्य लड़के लड़कियों की संख्या समान बनाई रखी जाए। ऐसी समानता बनाए रखकर ही ग्रुप में अंतर्विवाह पद्धति को अखंड बनाया जा सकता है और अत्यधिक असमानता होने पर इसका खंडन सुनिश्चित हो जाए। जबकि जाति के समूह समस्या उपस्थित हो सकती है कि वह विवाह योग्य व्यक्तियों की आयु संबंधी असमानता समाप्त करने का हल खोजे। इसका स्वाभाविक उपाय यह है कि ऐसी इच्छित समानता तो तभी प्राप्त हो सकती है जबकि दंपति की मृत्यु एक ही समय में हो जाए और एक अतिरिक्त महिला सरप्लस मूवमेंट को पीछे छोड़ जाए, जिसका निपटारा करना आवश्यक हो जाए। अन्यथा अंतर्जातीय विवाह रचाकर वह ग्रुप की अंतर विवाह पद्धति का उल्लंघन कर देगी। इसी प्रकार पत्नी के मृत्युपरांत पति अतिरिक्त सरप्लस मैन हो जाएगा, जिसके शोक में ग्रुप सहानुभूति तो प्रकट कर सकता है किंतु उसका निपटारा भी करना होगा, अन्यथा वह जाति से बाहर विवाह कर अंतर विवाह पद्धति को भंग कर देगा। यदि अतिरिक्त पुरुष और अतिरिक्त महिला की चिंता न की गई तो वे जाति के सम्मुख खतरा उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि निर्धारित वृत्त के अंदर उपयुक्त जीवन साथी न मिलने पर इसकी संभावना है कि वह परिधि को लांघकर बाहर विवाह कर ले और जीवन साथी खोजने की जिम्मेदारी ऐसे अतिरिक्त पुरुष और अतिरिक्त महिला पर छोड़ दी जाए तो ऐसे ही खोज नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसे मामले में विनिमय न होने पर ऐसे युगल या तत्व दिखाई देंगे। अब हम जरा विचार करेंगे कि ऐसे अतिरिक्त पुरुष और अतिरिक्त महिला के विषय में हमारे काल्पनिक ग्रुप के लिए क्या करना संभव है। पहले हम अतिरिक्त महिला के मामले पर विचार करेंगे। उसे उसके मृत पति की चिता के सुपुर्द कर दें, उससे मुक्ति पा ली जाए, लेकिन यह लैंगिक शांति की असमानता की समस्या हल करने का व्यवहारिक उपाय है। कुछ मामलों में यह कारगर हो सकता है, कुछ में नहीं हो सकता। साधारणतः प्रत्येक अतिरिक्त महिला की समस्या को इस प्रकार हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि तो यह सरल उपाय तो है किंतु ऐसा न कर पाना बहुत कठिन है। यदि अतिरिक्त महिला का मामला निपटाया नहीं जाता तो वह ग्रुप में बनी रहेगी, लेकिन उसके इस प्रकार बने रहने से दोहरा खतरा पैदा हो सकता है। वह जाति के बाहर विवाह कर अंतर्जातीय पद्धति का उल्लंघन कर दे या फिर जाति के अंदर ही विवाह कर ले और इस प्रकार प्रतिस्पर्धा के द्वारा किसी जाति की किसी संभावित नववधु के विवाह की संभावना को समाप्त कर दे। इसलिए यह प्रत्येक दशा में खतरनाक हो सकती है और यदि उसे मृतक पति की चिता के सुपुर्द नहीं किया जा सकता तो उसके संबंध में कुछ ऐसा किया जाना चाहिए। दूसरा ये उपाय है कि शेष जीवन के लिए उस पर विधवापन लाद दिया जाए। जहाँ तक कि वास्तविक परिणाम का संबंध है, विधवापन लादने की अपेक्षा चिता में भस्म करने वाला उपाय उत्तम है। विधवा को भस्म कर देने से उससे जुड़े तीनों खतरे समाप्त हो जाते हैं। मर जाने पर वह जाति के अंदर या बाहर विवाह करने की समस्या नहीं पैदा करती, लेकिन अनिवार्य विधवापन व्यवस्था भस्म करने से अधिक उत्तम है, क्योंकि यह अधिक व्यवहारिक है। तुलनात्मक दृष्टि से अधिक मनोचित होने के अलावा यह भस्म करने के समान ही पुनर्विवाह के अनिष्ट से बचाने वाली है, लेकिन यह ग्रुप की नैतिकता को बनाए रखने में असमर्थ होती है। अनिवार्य विधवापन व्यवस्था में महिला निसंदेह जीवित रहती है और चूंकि इस कारण से यह वैध अधिकार प्राप्त नहीं होता कि वह भविष्य में पत्नी बन सके। इस कारण अनैतिक जीवन जीने की प्रेरणा अधिक मिल सकती है, लेकिन यह ऐसी कठिनाई नहीं है जिस पर काबू न पाया जा सके। इसको समाज में इस भांति हीन व्यवस्था में पहुंचाया जा सकता है कि वह प्रलोभन का साधन बने। लेकिन जो ग्रुप जाति का स्वरूप ग्रहण करना चाहता है, उसके लिए अतिरिक्त महिला की अपेक्षा अतिरिक्त पुरुष की समस्या अधिक महत्व की और अधिक कठिन होती है। अनादिकाल से ही महिलाओं की तुलना में पुरुष का स्थान ऊंचा रहा है। वह
प्रत्येक ग्रुप में प्रभुत्वशाली रहा है और दोनों लैंगिक दलों में उसकी प्रतिष्ठा सर्वोच्च रही है। महिलाओं के मुकाबले पुरुष की इस पारस्परिक उच्चता के कारण इसकी इच्छाओं को सदैव ध्यान में रखा गया है, जबकि महिला धार्मिक, सामाजिक या आर्थिक सभी प्रकार के कारण पुरुष इनसे मुक्त रहा है। ऐसी स्थिति में आप अतिरिक्त महिला जैसा व्यवहार अतिरिक्त पुरुष के साथ नहीं कर सकते। पुरुष को अपनी पत्नी के साथ चिता में भस्म करने की योजना दो प्रकार से अतिरिक्त कष्टपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि यह इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वह पुरुष होता है। दूसरी बात यह है कि यदि ऐसा किया भी जा सके तो वह ग्रुप एक दृष्टि से इष्ट पुष्ट व्यक्ति के साथ हाथ धो बैठेगा। इस स्थिति में दो ही उपाय शेष रह जाते हैं जिन्हें अपनाकर उसकी समस्या सुविधापूर्वक हल की जा सकती है। मैं सुविधापूर्वक शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि वह समाज की पूंजी होता है, व्यक्ति समुदाय के लिए महत्वपूर्ण होता है और वह अंतर्विवाह इससे भी अधिक महत्व का होता है। अतः समस्या का हल ऐसा हो कि ये दोनों लक्ष्य निश्चित रहें। ऐसी परिस्थिति में उसे मजबूर या उत्प्रेरित किया जाए कि वह भी विधवा की भांति शेष जीवन पर वितुर बना रहे। समस्या का ऐसा निराकरण पूर्णतः कठिन नहीं है, क्योंकि कुछ लोग स्वभाववश ऐसे होते हैं जो स्वतः ब्रह्मचर्य अपना लेते हैं या इससे भी आगे बढ़कर स्वयं सांसारिक बंधनों और उसके सुखों का परित्याग कर देते हैं। किंतु मानव स्वभाव को देखते हुए यह आशा करना कठिन है कि समस्या का ऐसा हल प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि अधिक संभव है कि यदि ऐसा अतिरिक्त व्यक्ति समुदाय के कार्यकलापों में सक्रिय भागीदार बना रहता है तो वह समुदाय की नैतिकता के लिए खतरा बन सकता है। विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने पर ज्ञात होता है कि ब्रह्मचर्य का सफल प्रयोग अत्यंत सरल होता है, फिर भी जाति के भौतिक उन्नति के लाभकर नहीं होता। यदि वह सही प्रकार से ब्रह्मचर्य धारण कर लेता है और अपने को संसार त्यागी घोषित कर लेता है तो वह जाति की अंतर्विवाह पद्धति और जाति नैतिकता के परीक्षण के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता, जबकि सांसारिक बने रहने पर वह ऐसा खतरा हो सकता है। जहाँ तक जाति के भौतिक हित की बात है, सन्यासी ब्रह्मचारी बने रहने पर वह मृतक व्यक्ति के समान हो जाता है। वह स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए यह आवश्यक है कि किसी जाति की सांख्यिक शक्ति बनी रहे, ऐसी आशा करना और ब्रह्मचर्य धारण करने की घोषणा करना ऐसा ही है जैसे क्षीण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रक्त स्राव की विधि अपनाना। साथियों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।